आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के या मन में किसी के प्रति अगर नफरत है तो वो कितना है और कितना बड़ा है और कब तक रहेगा, इनकी कोई अंदाजा नहीं होता है, न ही अता पता होता है। ये नफरत की आग कब बुझेगी और कहाँ जाके खत्म होगी, इनका कोई अता पता नहीं होता है। ऐसे ही हैदराबाद की एक महिला को हत्या कर देता है और हत्या इन्हीं नफरत का देन है। और फिर हत्या करने के बावजूद भी उनके अंदर जो नफरत और उनके प्रति हत्या करने का जुनून था वो शांत नहीं होता है। फिर हत्या करने के बाद उनके शरीर से मांस और हड्डी को अलग करता है और हड्डी को चूर चूर करके पॉलीथिन में पैक करता है और फिर मांस को छोटे टुकड़े काटकर कुकर में सीटी लगवाता है। और ये सीटी का सिलसिला 3 दिन तक जारी होता है, क्योंकि जो शरीर होता है मनुष्य का वो बहुत बड़ा होता है और उसके शरीर का जो हिस्सा होता है मांस का वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक कुकर में 3 दिन तक उस मांस का सीटी लगाता रहा और अपनी नफरत का जो आग था उनको बुझाता रहा, उनको शांत करता रहा। लेकिन इतना ही नहीं, जब उन हड्डियों को, कंकाल को जो थूरता था, शायद उनकी नफरत कम हो रहा था या नफरत की आग बूझ रही। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक सैनिक गुरुमूर्ति जो कुछ समय पहले ही भारतीय सैनिक से रिटायर हो जाता है और रिटायर के दौरान अब खाली बैठता है और अपने घर में परिवार और बच्चे के साथ जीवन यापन कर रहा होता है। तो ही उस समय एक आदमी होता है और बोलता है कि उन्हें एक जगह सिक्योरिटी गार्ड की जरूरी होता है। ये सूचना गुरुमूर्ति को देता है जो अभी सेना से रिटायर हो चुके। फिर गुरुमूर्ति डीआरडीओ में बतौर एक सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी ज्वाइन करता है और उनकी पत्नी वेंकट माधवी घर में रहता है और काम काज संभालता है और उनके 2 बच्चे होते हैं। शादी के लगभग 10 से 15 साल। सब चीज ठीक ठाक हो रहा था, परिवार चल रहा था। और जो वेंकट माधवी होती है वो सप्ताह में लगभग 1 से 2 बार अपने माता पिता को कॉल करता है, फोन करता है और उनसे बातें करता है। गुरुमूर्ति अब एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे होते हैं और उनका दिनचर्या निकल रहा होता है। लेकिन आता है वर्ष 2025 के जनवरी के पहले सप्ताह बीत जाता है। लोग ढेरों सारे नए साल के शुभकामना देता है, बधाइयां देता है और पूरे साल अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और परिवार आगे बढ़ता रहे। एक दूसरे के साथ शुभकामना संदेश देता है। परिवार के लोग भी परिवार के लोग में भेजते हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चला। लेकिन जब ही दूसरा सप्ताह आता है, उनकी माँ अपनी बेटी से, वेंकट माधवी से बात करना चाहता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है, उनसे बात नहीं हो पाती। उन्हें लगता है कि अगले दिन फिर बात हो जाएगी, लेकिन बात नहीं बनता है। ऐसे करते करते लगभग 3 दिन निकल जाते हैं। तो उन्हें हैरानी, परेशानी होता है। तो फिर अपने दामाद को फोन करता है, यानी माधवी के पति को फोन करता है और पूछता है कि उनकी बेटी से बात करवा दो। तो उनका पति जो होता है गुरुमूर्ति, जो पूर्व सैनिक है यानी रिटायर हो चुके हैं, वो बोलता है कि एक दोस्त के घर जा रहा हूं, ऐसा बोल के निकला है, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है और मुझे भी परेशानी हो रही है कि आखिर वो कहाँ गया है, कोई अता पता नहीं होता है। और ये बात जब उनकी सास अपने पति को बताता है, यानी माधवी को, पिता को पता चलता है, तो उन्हें भी बहुत दुख होता है कि आखिर गई तो गई कहाँ। फिर सास, ससुर और दामाद मिलकर वेंकट माधवी के जानने वाले और उनके रिश्तेदार से पूछताछ करता है और जाकर पूछता है कि क्या आपने कभी वेंकट माधवी को इधर जाते हुए या आते हुए देखा है या कहाँ गया है, कोई इनके बारे में जानकारी हो तो बताओ। हम लोग बेहद परेशान हैं, दुखी है और उन्हें ढूंढ रहे हैं। लगभग पूरे दिन ढूंढता है, रिश्तेदारों को कॉल करता है, फोन करता है और इधर जो उनके माता पिता है वेंकट माधवी, वो बेहद ही दुखी होता है, परेशान होता है कि आखिर उनकी बेटी गई तो गई कहाँ। उनका पति भी वही कर रहा होता है जो उनकी सास और ससुर कर रहा। जब इधर उधर से खोज खबर नहीं मिलता है तो उनकी सास ससुर के साथ पति थाने पहुंचता है। वेंकट माधवी का
गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और पुलिस वेंकट माधवी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और अगले दिन से उसी काम पर लग जाता है कि आखिर वेंकट माधवी गई तो गई। सभी परिवार वालों का बयान दर्ज करवा लेते हैं और गुरुमूर्ति का भी बयान दर्ज करवाता और वो फिर से वही दोहराता है कि अपने दोस्त के यहाँ गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस उनका जो नंबर है, उनका लास्ट लोकेशन पता करता है और सीसीटीवी कैमरे जो कहीं दूर लगे होते हैं उन्हें भी खोजता है। तो देखता है कि कभी जो माधवी है वो गई होती है लेकिन दोबारा फिर से वापस अपने घर के तरफ ही आता। लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी बहन के यहाँ भेजता होता है। अक्सर वो बहन के यहाँ ही रहता था और बच्चे वहीं पढ़ाई लिखाई करते थे। अब जो घर पे होते हैं वो पति पत्नी ही होते हैं लेकिन अभी पत्नी मिल नहीं रही है। जब पुलिस कुछ एंगल से देखता है कि उनका लोकेशन भी घर के आसपास ही है और दूर कहीं गया नहीं है तो फिर शक पति के ऊपर जाता है और पति को बुलाता है और ये तमाम बातें बताता है और पूछता है कि अगर लोकेशन भी यही है, गया भी कहीं नहीं है तो फिर घर में ही। अब शक्ति के साथ जब पुलिस पूछताछ करती है तो गुरुमूर्ति अब टूट चुका था और उनके अंदर झूठ बोलने की और भी हिम्मत नहीं थी। फिर कबूल करता है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को वेंकट माधवी की हत्या कर दी है और उन्हें मार। इंस्पेक्टर नागराजू कराई से पूछते हैं आखिर क्यों तूने अपनी ही पत्नी की हत्या की। तो उन्होंने कहा कि बात बात में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, हम पर शक जताते थे और कई सारे परेशानियां होती थी और छोटी मोटी बात पर अक्सर ही दोनों का झगड़ा हुआ करते थे और उनकी पत्नी बहुत देर तक फोन पर बातें किया। इन्हीं सब छोटी मोटी बातों को लेकर इन दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और झगड़ा मारपीट तक पहुंच। एक दिन इतना बढ़ा कि उनसे हत्या हो गई। तो फिर लाश कहाँ है? तब उन्होंने लाश की जो ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई, ऐसा खौफनाक कहानी बताया जिन्हें सुनने वाले की शरीर पूरे सिहर जाता है और अंदर ही अंदर इतनी गुस्सा और नफरत आता है कि जिन्हें आप सोच नहीं सकते। कि उन्होंने पहले काटा, फिर बाथरूम में ले गया और उन्हें कई सारे टुकड़े किए, फिर हड्डी और मांस को अलग अलग किया, हड्डी को थूड़ना शुरू कर दिया और पॉलिथीन में पैक किया और वहीं जितना सारे मांस था सभी को कुकर में लगा के सीटी लगाया। मतलब कई बार कुकर में डालता, सीटी लगाकर उन मांस को हटाता, फिर सीटी लगाता, फिर मांस को हटाता। लगभग ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। मांस को पैक करता और झील में जाके फेंक देता। ये इसलिए करता कि अगर मरने के बाद 1 से 2 दिन में ही या 3 दिन मैक्सिमम बदबू आना शुरू हो जाता है और पड़ोसियों को पता चल जाता है, इससे वो पकड़ा जाता और पुलिस उस तक पहुंच जाती। इसी के कारण उन्होंने ऐसा काम किया और ऐसा कदम उठाया ताकि वो कभी पकड़ा न जाए और बदबू और गंध पड़ोसियों को न पहुंचे और पुलिस को कोई इन्फॉर्म या सूचित न करे। इसी के वजह से उन्होंने अपनी ही पत्नी की लाश को टुकड़े किया और फिर कुकर में डालकर उबालता रहा और सीटी लगवाता रहा। दोस्तों, ये घटना पड़ोसी और आसपास के लोग और घर वाले और रिश्तेदार जो सुनता है वो अंदर ही अंदर टूट जाता है कि कोई इतना भी बेरहम हो सकता है और अपनी ही पत्नी को इस तरह से दर्दनाक मौत दे सकता है और मौत के बाद भी उनके अंदर अगर नफरत कम नहीं होता है तो उन्हें टुकड़ों में काटता है और फिर सीटी में पानी देकर उसके मांस को उबालता है और फिर झील में फेंक। गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज देते। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।